कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। ये मार्केट में जो एक विशेष साइकिल बन गया है, ब्रेंट, रुपी, मैक्रो, इंटरेस्ट रेट का डर, क्या ये यहाँ से हमें और 5-10% इंडेक्स पर गिरावट की तरफ ले जा रहा है? क्या इस मार्केट में रिस्क है इवन 21,000 तक जाने का निफ्टी पर? अनुज, जो मूवमेंट बहुत शार्प है तो लेवल तो प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है शॉर्ट टर्म में। बट जैसा आपने बोला, आई थिंक ये जो डबल मार पड़ रही है करेंसी डेप्रिसिएशन की, एफपीआई आउटफ्लोज की, आई थिंक ये प्रॉब्लम को बढ़ा रही है। हम एक्चुअली वॉर के पहले भी 92 के आसपास टच कर गए थे रुपी में, और उसका प्राइमरी रीजन एफपीआई आउटफ्लोज था। अभी करंट रीजन तो एनर्जी प्राइसेस हैं, मैक्रो पिक्चर जो खराब हो रही है वो है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अनुज, हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए था, क्योंकि एफपीआई सेलिंग सडन नहीं हुई है। 18 महीने के आसपास का अगर आप फिगर देखेंगे, जुलाई 2024 जब से एलटीसीजी बढ़ा था, तो ये कंसिस्टेंट रहा है और रिलेंटलेस रहा है। किसी किसी महीने थोड़ा सॉफ्ट जरूर हुआ है, बट $100 बिलियन के ऊपर निकल गया। तो ये एक प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है। अभी वाला स्ट्रेस थोड़ा सा एनर्जी प्राइसेस और कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आउटफ्लो लगभग $1 बिलियन रोज का बाहर जाएगा तो प्रेशर आएगा। तो मुझे लगता है कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स अनाउंस हो सकते हैं आरबीआई की तरफ से, और लॉन्ग टर्म स्टेप्स भी लिए जा सकते हैं कि कहीं से इनफ्लो आए। और जितनी बैंकिंग डील्स हुई हैं, जैसे एमयूएफजी का अप्रूवल अभी, जो बेन कैपिटल वाला डील है वो अभी अभी आया है। बहुत सारे जो एफडीआई डील्स हैं उनको एक्सट्राडाइट करने की जरूरत है। कुछ रिसर्जेंट बॉन्ड या जो 2013 में किया तो वो स्टेप्स की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ करेंसी फ्रंट पे आपको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ एक्शन दिखेगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और एक जो बड़ा ट्रिगर मेरे हिसाब से है, वो क्रूड का जो है स्टेबल होना है। अगर क्रूड बढ़ता रहेगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा, तो मार्केट आपको प्रेशर में दिखाई देगा। हालांकि मुझे लगता है अनुज कि बाजार यूजली बॉटम पहले बना लेता है। जैसे आपने देखा होगा, कोविड में भी बॉटम तो मार्च में ही बन गया था, जबकि वो चलता रहा था। तो कहीं ना कहीं बाजार फॉरवर्ड डिस्काउंटिंग मशीन है। बट कहना मुश्किल है अभी कि क्या वो लेवल है जहाँ पे ये पड़ेगा, बट हम नजदीक हैं उसके। अच्छा गुरमीत, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। कहीं कहीं पर आपने बीइंग ए पीएमएस मैनेजर कहीं कहीं पर अपने पोर्टफोलियो को ट्रिम भी किया होगा, रिस्क को भापते भापते, अभी भी इस प्राइस पर भी। वो क्या है गुरमीत? तो बहुत बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल हो गया है बहुत सारे पॉकेट्स में। तो जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है वहाँ पे थोड़ा वेटेज बढ़ाया है। जैसे बैंक्स में थोड़ा वेटेज बढ़ाया है, क्योंकि अब सारे बैंक्स अगर देखेंगे, लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आपको 12 से 14 के अर्निंग मल्टीपल पे हैं, बिलो 2 बुक के हैं। तो ये वैल्यूएशन आई थिंक अगर आप देखेंगे तो शायद 20 ईयर लो होगा। तो यहाँ पे थोड़ा वेटेज बढ़ाया है। कुछ सेक्टर्स जो वॉर से जिनका कोरिलेशन कम है, ओवरऑल तो पूरा इकोनॉमी का कोरिलेशन होता है, वहां पे वेटेज बढ़ाया है। जैसे फार्मा में थोड़ा वेटेज बढ़ाया है, डिफेंस में वेटेज बढ़ाया है, भारतीय ऐड किया है पोर्टफोलियो में। उसके अलावा हमने जहाँ पे कोरिलेशन ज्यादा था, जहाँ पे अर्निंग इम्पैक्ट इमीडिएट आ सकता था वॉर की वजह से, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस में इन्फ्लेशन है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है, तो थोड़ा सा कैपिटल गुड्स, थोड़ा सा जहाँ क्रूड डेरिवेटिव है, इनपुट है, वहाँ थोड़ा सा वेटेज कम किया। बट हम बहुत ज्यादा चेंजेस करने के फेवर में नहीं है, क्योंकि बाजार रिबाउंड भी बहुत शार्प होता है। आपने इस हफ्ते देखा होगा बहुत शार्प मूव्स आए हैं मार्केट में। तो अगर जब आपको याद होगा, जब 23 मार्च को लोअर सर्किट लगा था तो 24 को अपर सर्किट लगा था। तो बहुत ज्यादा कैश कॉल लेना भी रिस्की है इन लेवल्स पे। तो माइनर एडजस्टमेंट थोड़े से किए हैं, और फॉर्चुनेटली अभी तक इन्वेस्टर पेशेंस बना हुआ है। पेनफुल पीरियड है, हम लोग को ज्यादा फील होता है, क्योंकि हम पैसा भी मैनेज करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जगह वैल्यूएशन जो हैं लगभग नजदीक हैं लोएस्ट पॉइंट के, अगर लोएस्ट नहीं है तो भी। ओके, तो ये आपके पोर्टफोलियो में जो थोड़ा बहुत बदलाव किया है गुरमीत जी, वो हमने समझ लिया। लेकिन मेरा अब थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। ओवरऑल मार्केट का जिक्र कर लिया आपने, कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर पेन कॉन्टिन्यूसली हमने देखा, रियल्टी पैक उसमें से एक। आज भी देखिए 3.5% के करीब करीब डाउन है, कभी भी स्टॉक चलने का नाम नहीं ले रहा सर। तो यहाँ पर क्या नजरिया है आपका, जिनके पोर्टफोलियो में रियल्टी पैक स्टॉक्स हैं वो क्या करें, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? तो एक तो मैक्रो वीकनेस आती है श्रेया, जब भी इस तरीके का डेवलपमेंट होता है तो रियलिटी हाई बीटा सेक्टर हो जाता है, क्योंकि स्टैंड स्टिल में आता है। इसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो आपको, क्योंकि ये बिग टिकट परचेज होता है। दूसरा थोड़ा सा कोरिलेटेड है एआई और आईटी से, क्योंकि सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है कमर्शियल एस्टेट, रियल एस्टेट का, वो आईटी, क्विक कॉमर्स है।
और अगर वहाँ पे प्रेशर आता है एआई रिलेटेड और व्हाइट कॉलर रिसेशन की जो बात हो रही है, अगर थोड़े से नेगेटिव हेड काउंट्स होते हैं, हालाँकि मुझे लगता है रिसेशन थोड़ा फार फेच्ड है, बट एज्यूमिंग नेगेटिव हेड काउंट होता है, तो डिमांड को इम्पैक्ट करता है, स्पेशली जो आपके मेट्रो एरियाज़ हैं और एनसीआर एरियाज़ हैं। तो यहाँ पे मैं अभी क्योंकि और इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, रियलिटी में हर चीज़ का बढ़ेगा। तो मुझे लगता है मल्टीपल तरीके से के हेडविंड्स हैं। तो जब एक बार थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, तब शायद आपको ये रिवर्सल दे सकता है। टाइम बीइंग के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि उन सेक्टर्स में रहिए जहाँ पे इम्पैक्ट जो है रॉ मटेरियल वाइज़ या वॉर का नहीं है, बट ब्रॉडर लिक्विडेशन है बाज़ार में, उस वजह से शेयर्स गिर रहे हैं। मीनवाइल निफ्टी देखिए अब 22,825 पर आ गया है श्रेया। अब अगला मजबूत सपोर्ट कहाँ पर है? थोड़ा सा है ना, अगला मजबूत सपोर्ट 22,825 पर निफ्टी। और देखते हैं, खैर बैंक निफ्टी भी 1400 पॉइंट नीचे है, 52,265 पर इस समय। गुरमीत, ये श्रीराम फाइनेंस में क्या करें अब? क्योंकि एक तरफ 840 में डील हुई है, उसके बाद हमने बड़ी रैली देखी। अब रिस्क ये है कि एनबीएफसी के लिए एक बड़ा रिस्क ओपन हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक ना हो जाए। कट तो आप छोड़ ही दीजिए अब। तो क्या अपना व्यू बदलने की ज़रूरत है इस समय इन स्टॉक्स पर? अनुज, थोड़ा-सा मुझे लगता है बैंक्स बेटर करेंगे, क्योंकि बॉन्ड यील्ड जब बढ़ेगी तो जो कॉस्ट ऑफ फंड्स का ट्रांसमिशन है, वो एनबीएफसी में इमीडिएट होगा, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे बोरो करते हैं मार्केट से। बैंक के पास फिर भी एक थोड़ा कुशन होता है, क्योंकि उनके पास टाइम डेटेड डिपॉजिट्स हैं, कासा है। तो कॉस्ट ऑफ फंड उसमें उतना स्पाइक नहीं होता है बॉन्ड यील्ड बढ़ने से बैंक्स के लिए वर्सेस एनबीएफसी। सो थोड़ा-सा मुझे लगता है। और दूसरा, अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे, अगर आप श्रीराम, बजाज, चोला, बहुत अच्छी फ्रेंचाइज़ है। आई मीन दे आर वेरी सॉलिड बिज़नेसेस। बट अगर आप रिलेटिव वैल्यूएशन देखेंगे तो बैंक्स बहुत चीप हो गए हैं, और यहाँ पे एक अच्छा रन अप भी आया था, जैसे आपने बोला डील है। तो मैं एग्जिट नहीं करूंगा, बट मैं फ्रेश पैसा, जैसा मैंने बोला, मैं प्राइवेट बैंक्स में लगाऊंगा। और वहां पे क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है। अभी एचडीएफसी बैंक भी 25% डाउन है, आईसीआईसीआई बैंक भी 2 बुक वैल्यू पे है, पूरा बैंक निफ्टी 12-13 के अर्निंग मल्टीपल पे है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है काफी ज्यादा। अच्छा गुरमीत, आज सुबह हमारे साथ कार्यक्रम में वो श्रीवास्तव साहब थे। उन्होंने कहा कि बहुत दिनों बाद हम खुश हुए हैं, आईटीएम ने लिया है इस कन्विक्शन में कि फाइनली अगर आप देखें, आप बायबैक की उस अपनी पूरे रीत, जिसे कहते हैं ना, प्रचलन था आपका कि कैश होगा तो बायबैक करेंगे, डिविडेंड देंगे, उससे बाहर के निकल के तो आए आप। एटलीस्ट शॉपिंग के लिए गए तो सही। आपका इस पर तर्क क्या है? आईटी पर इस इवेंट को 3 चीज़ें हुई लगातार। एक दिन हैप्पीएस्ट माइंड की मैनेजमेंट ने एक टेक शेयर किया, एसेंशियल के नंबर, और फाइनली अगर आप देखें इन्फोसिस की शॉपिंग। कैसे देख रहे हैं आप इस बदले स्वरूप में, हल्के से बदले स्वरूप में आईटी को? मेरा ये मानना है वीरू, एक्सटेंचर के भी अगर आपने नंबर्स देखे हो, कमेंट्री देखे हो, मुझे लगता है बाजार ने बहुत आगे का प्राइस कर लिया आईटी में, जो एआई का इम्पैक्ट होने वाला है। नंबर शायद इतने खराब ना हो, स्पेशली इस क्वार्टर के। तो टैक्टिकली स्पीकिंग शायद थोड़ा सा बाउंस देखने को मिले अर्निंग्स के बाद, अगर अर्निंग्स थोड़ी सी बेटर आती हैं एक्सपेक्टेशन से। और आज आप देखिए इस मार्केट में आईटी थोड़ा सा बेटर है, प्लस रूपी का डिप्रिसिएशन का थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, बहुत माइनर बेनिफिट मिलेगा। तीसरा, प्रोडक्टिविटी गेन्स आईटी को भी होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा कॉस्ट हेडकाउंट कॉस्ट है। तो वो अगर कम होता है और एआई टूल्स इनेबल होते हैं, तो ओवरऑल जो है जो रेशियो है ऑफशोरिंग ऑनशोरिंग का, वो भी चेंज होता है। तो टैक्टिकल बाउंस मिल सकता है। बट मेरा ये मानना है कि कमेंट्री देखने के बाद जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है, वो कमेंट्री देखने के बाद करना चाहिए। हमने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा एचसीएल टेक है हमारे पास, हम थोड़ा सा कॉन्ट्रा है आईटी पे, हमने 4-5% वेटेज बनाया हुआ है। हमारे पास एचसीएल टेक है, थोड़ा सा केपीआईटी है, और हम परसिस्टेंट या कोफोर्ट में से एक शेयर हम कीन है ऐड करने को। तो हमने थोड़ा सा वेटेज रखा है कि जब भी थोड़ा भी टर्न अराउंड हो, वो बहुत शार्प आएगा आईटी में। तो कुछ आप टैक्टिकल हो सकते हैं, और कुछ मिड कैप आईटी में आप थोड़ा सा स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो सेक्टर माफ कीजिएगा, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आईटी सेक्टर में अपनानी है। अच्छा गुरमीत जी, भी थोड़ा देर पहले आपने श्रीराम फाइनेंस पर अपनी राय रखी। एक और स्टॉक आज काफ़ी गिरा है, दैट इज़ रिलायंस, और बड़ा कंट्रीब्यूटर है निफ्टी के गिरावट में। 4.5% का डेंट आप जब भी आपसे चर्चा हुई है रिलायंस पर, आप पॉजिटिव रहे हैं। अब विंडफॉल टैक्स का जो ये डर है, कितना घातक रिलायंस के लिए, और अब क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर? देखिए, जो अनाउंसमेंट हुई, आई थिंक उसका इम्पैक्ट ज्यादा है आज रिलायंस पे, क्योंकि कहीं ना कहीं रिफाइनिंग मार्जिन अलग अलग एस्टिमेट्स हैं। अब ये पता नहीं है ये टेन्योर
कब तक चलेगा, ऑयल प्राइसेस कितनी देर ऊपर रहेंगे, तो थोड़ा जज करना मुश्किल है। बट एज्यूमिंग अगर ये ऑयल प्राइसेस ज़्यादा रहते हैं तो कम से कम $1.5 से $2 का रिफाइनिंग मार्जिन कम होता है। मुझे लगता है 2 इवेंट है रिलायंस में, एक तो एनर्जी प्राइसेस थोड़ी अनसर्टेनिटी जो है विंडफॉल टैक्स की वो जाएगी, वो तो नियर टर्म ट्रिगर है। जियो का डीआरएचपी फाइल होना है, आई थिंक आज होना है या जब भी होना है, तो आई थिंक एक जियो का जो फाइनल मोनेटाइजेशन होगा, आईपीओ आएगा, वो एक मुझे लगता है रिलायंस के लिए ट्रिगर हो सकता है। और तीसरा जो एक अंडर परफॉर्मेंस रहा है स्टॉक में पिछले 2-3 साल का, वो मुझे लगता है अर्निंग्स के बाद थोड़ा सा उसमें आ सकता है। तो बट द बिगेस्ट ट्रिगर जो है वो जियो का आईपीओ है, उसकी डीआरएचपी रिलेटेड न्यूज़ है, प्राइस बैंड है, क्या वैल्यूएशंस है। जो मार्केट में नंबर है वो करीबन $150 बिलियन के आसपास है। तो वो एक ट्रिगर हो सकता है और मुझे लगता है भारती कैचअप कर सकता है, क्योंकि भारती का वैल्यूएशन अभी $100-110 बिलियन है। तो अगर जियो का 150-160 आता है तो थोड़ा-सा कैचअप भारती एयरटेल में भी देखने को मिल सकता है। ओके, भारतीय में भी थोड़ा कैचअप देखने को मिल सकता है, ये भी बात हो गई। एक और स्पेस जहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है वो हैं ये सारे के सारे आपके ईएमएस स्टॉक्स। आज फिर से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 6% नीचे आ गया। आप यहाँ आपका क्या व्यू होगा गुरमीत? अनुज, 2 हेडविंड्स हैं। एक तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। सेकंड, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन, मार्केट एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तीसरा, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा था अक्रॉस द स्पेस, क्योंकि ये मैसिव रैली हुई है इस पॉकेट में कोविड के बाद में। हमारे पास डिक्सन है पोर्टफोलियो में, हमने करीबन 10,000 के लेवल पे थोड़ा-सा वेटेज अनुज इसमें बढ़ाया है। बट हम बड़ा वेटेज, जैसा मैंने बोला, हम डिफेंस में बढ़ा रहे हैं। स्ट्रक्चरल स्टोरी है अनुज। मैं अभी नागपुर था मंडे को और हमने कुछ डिफेंस कॉरिडोर, गाजियाबाद, मैंने कुछ एंसिलरीज में भी मीटिंग करी है। बहुत इनफैक्ट मैंने आज ट्वीट भी किया था, अगर ये जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ वॉर है इनका अगर आप पूरा स्पीच सुनेंगे तो उसमें बहुत सारे टेक अवेज हैं और इन्वेंट्री लेवल्स बहुत लो हैं, 40-50 ईयर लो हैं और मैसिव ऑर्डरिंग और ऑर्डर्स आएंगे, मेरा ये मानना है, वंस थिंग्स कूल डाउन अ लिटिल बिट। चाहे वो ड्रोन्स हैं, चाहे वो माइक्रो मिसाइल्स हैं। इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम फॉर एग्जांपल, आर्मी को मिसाइल यूनिट दिया गया है, तो हमें 5 या 6,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स चाहिए और पूरा इकोसिस्टम 100-125 मिसाइल्स बनाता है साल की। पिनाका रॉकेट अगर आप देखें, मैं प्रोडक्ट वाइज एग्जांपल दे रहा हूँ, 6 रेजिमेंट्स में इंडक्ट हो गया है और 20 रेजिमेंट्स हैं आर्मी की, तो 14 और रेजिमेंट में इंडक्ट होना है। प्लस ऑब्वियसली एक्सपोर्ट इंटरेस्ट है आर्मेनिया का, फ्रांस का, बाकी जगहों का। ड्रोन्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ये एक मल्टी ईयर साइकिल स्टार्ट होने वाली है और इसमें जो भी वीकनेस है वो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो हम डिफेंस में करीबन 15-16% वेट रखना चाहेंगे, शायद और ज़्यादा अगर प्राइसिंग और अच्छी होती है तो। गुरमीत, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे इस बहुत ही आप देखें नाजुक दौर में आपने बातचीत करी, अपना व्यू शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया।